नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। क्या आप जानते हैं कि जिस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए आज अमेरिका लड़ रहा है, उसकी नींव कभी खुद अमेरिका नहीं रखी थी। जो इजराइल आज ईरान की ताकत से टकरा रहा है, वही इजराइल कभी ईरान को मिलिट्री और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दे रहा था। और जो पाकिस्तान आज पीस मेकर बना हुआ है, उसी की जमीन से न्यूक्लियर सीक्रेट्स का सबसे बड़ा काला बाजार चला। यहाँ तक कि उसके नेशनल हीरो ने ही चोरी छिपे ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच दी। यानी चेहरे वही हैं, किरदार बदल गए हैं। क्या ये सिर्फ आज की जंग है या फिर इतिहास के फैसलों का खतरनाक अंजाम? आइए समझते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम की ट्रू पिक्चर। आपको याद होगा, अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बुशहर को निशाना बनाते हुए एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार हमले किए, जिसे लेकर ईरान काफी बौखलाया भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेहरान के जिस बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को अमेरिका और इजराइल तबाह करना चाहते हैं, उसकी नींव खुद अमेरिका ने रखी थी और उसकी सिक्योरिटी के तरीके खुद इजराइल ने ईरान को सिखाए थे। और ये सब कुछ किया गया था ईरान को मजबूत देश बनाने के लिए। ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि आज एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानने वाले ईरान और अमेरिका इजराइल 1979 की क्रांति से पहले तक एक ही टीम में थे। तब ईरान में अमेरिका के चहेते शाह पहलवी का शासन था और यही वजह थी कि इजराइल के साथ भी ईरान के गहरे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे। दोस्ती ऐसी कि इजराइल डिफेंस सपोर्ट, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक में ईरान की मदद कर रहा था। अब सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मदद क्यों की? दरअसल 1953 में ईरान में डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसाद्दिक ने देश की ऑयल रिफाइनरीज को नेशनलाइज्ड कर दिया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिका की CIA और ब्रिटिश एजेंसीज ने मिलकर ऑपरेशन एजाक्स चलाया। मुसाद्दिक को सत्ता से बाहर हटा दिया गया और मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बैठा दिया गया, जिनका पूरा झुकाव वेस्ट की ओर था। यानी डेमोक्रेटिक सरकार हटाकर एक प्रो वेस्ट शासक को प्लेस किया गया। ये कोल्ड वॉर का दौर था और वेस्ट एशिया में अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ शाह पहलवी जैसा अपना शासक मिल गया, जिसे वो दीवार की तरह मानता था। अमेरिका ने शाह को फारस की खाड़ी का पुलिसकर्मी यानी ज़ेनड्राम ऑफ पर्शियन गल्फ बनाया था, जिसका काम इस रीजन में अमेरिकी इंटरेस्ट और ऑयल सप्लाई की सिक्योरिटी करना था। यानी अमेरिका के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि कोल्ड वॉर का स्ट्रेटेजिक मोहरा था। इस काम में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल भी ईरान के साथ था। ईरान का साथ देने के पीछे इजराइल के 3 बड़े कारण थे। पहला, कॉमन एनिमी। उस दौर में इजराइल को अरब देशों, खास तौर पर इराक और सीरिया से खतरा था। ईरान, जो एक गैर अरब और रीजनल पावर था, इजराइल के लिए एक नेचुरल पार्टनर बन गया। दूसरा, पेरिफेरी डॉक्ट्रिन यानी परिधि सिद्धांत। अरब देशों से घिरे होने के कारण इजराइल गैर अरब देशों जैसे ईरान, टर्की से अलायंस बना रहा था और ईरान इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन इसमें भी एक डील थी। ईरान तेल देता था, इजराइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट ईरान को देता था। ये एक गिव एंड टेक वाला संबंध था। अब सुनिए कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में कैसे मदद की। कोल्ड वॉर में दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, और इन दोनों के बीच वेस्ट एशिया एक शतरंज का बोर्ड बन चुका था। अमेरिका के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा एक मजबूत किला था। उसे डर था कि अगर ईरान जरा भी कमजोर पड़ा तो रशिया वहां अपना कब्जा जमा लेगा। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया कि ईरान को सिर्फ दोस्त नहीं, एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया जाए। और यही से शुरू होता है एक ऐसा फैसला जिसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम लॉन्च किया। नाम था पीस, लेकिन इसके पीछे छिपा था पावर का सबसे बड़ा खेल। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया ताकि वो बिजली बनाए, दवाइयों में उसका इस्तेमाल करे और एक मॉडर्न और मजबूत देश बन सके। समझौता हुआ। फिर आया 1967, जब अमेरिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान को पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर दिया। अब जरा ठहर कर सोचिए, आज जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत लगा रहे हैं, उसकी पहली ईंट खुद अमेरिका ने रखी थी। सिर्फ रिएक्टर ही नहीं, अमेरिका ने इसके लिए हाई एनरिच्ड यूरेनियम और ईरानी वैज्ञानिकों को MIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी दी थी। इजराइल भी इस खेल का हिस्सा था। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आज जिस बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को इजराइल हर हाल में रोकना चाहता है, खत्म करना चाहता है, उसकी शुरुआती नींव रखने में खुद इजराइल की कंपनी सोलेल बोनेट
में शामिल थी। लेकिन ये सहयोग सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित नहीं था। 1977 में ईरान और इजराइल ने मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट फ्लावर। इसका मकसद एक ऐसी मिसाइल टेक्निक डेवलप करना था जो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सके। यानी ये रिश्ता सिर्फ बिजली बनाने तक नहीं था, ये सीधे न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचाने की तैयारी तक पहुंच गया था। उस समय इजरायली साइंटिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार ईरान में काम कर रहे थे और कई सेंसिटिव डिफेंस प्रोजेक्ट्स में शामिल थे। वहीं आज जो मोसाद ईरान के वैज्ञानिकों और लीडर्स को ढूंढ कर निशाना बना रहा है ना, तब यही मोसाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेनिंग दे रहा था। उस एजेंसी का नाम था सावाक। शाह पहलवी के दौर में एक बेहद ताकतवर सीक्रेट पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका काम था सरकार विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना, जासूसी करना और सबसे अहम ईरान के न्यूक्लियर और डिफेंस प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा करना। यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं, उसकी सुरक्षा का पूरा ढांचा भी इजराइल की मदद से ही तैयार हुआ था। फिर आया 1979 और सब कुछ बदल गया। ईरानियन रेवोल्यूशन, शाह की सत्ता खत्म, इस्लामिक शासन की शुरुआत और एक झटके में ईरान के अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इजरायली एक्सपर्ट्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया, सभी जॉइंट प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए और अमेरिका इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया गया। 1970 के दशक में इजराइल ने ईरान को जो मिसाइल टेक्निक और डिफेंस ट्रेनिंग दी थी, 1979 की क्रांति के बाद वो इजराइल के खिलाफ ही इस्तेमाल होने लगी। इजराइल ने जिस बुशहर न्यूक्लियर प्लांट और मिसाइल प्रोजेक्ट में मदद की थी, वो ईरान के आर्सेनल का बेस बन गए। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ईरान की जिस सावाक इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग दी थी, क्रांति के बाद उसी से सीख कर निकले कई अधिकारियों का यूज ईरान की नई सरकार ने अपनी सुरक्षा और इजराइल के खिलाफ इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार करने के लिए किया। इजराइल के लिए मुसीबत ये थी कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने मजबूत किया था, वो अब ईरान के एक ऐसे शासन के हाथ में चला गया था जो इजराइल को ही दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। सोचिए, इस मुसीबत से निपटने के लिए इजराइल को सालों साल अरबों डॉलर खर्च करने पड़े और स्टकनेट जैसे ट्रिकी साइबर अटैक और साइंटिस्ट की हत्या जैसे साजिश भरे ऑपरेशन करने पड़े। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद जब अमेरिका और इजराइल से ईरान के संबंध टूट गए, तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और सबसे दिलचस्प पाकिस्तान से मदद लेने लगा। बाकी देशों का तो समझ में आता है, लेकिन आज इस पूरे मामले में पीस मेकर बनने का दावा करने वाले पाकिस्तान का रोल सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर से उस पर भरोसा दिखाने वाले देश भी अंदर ही अंदर उसे धोखेबाज क्यों समझते हैं। पाकिस्तान, जो इकलौता न्यूक्लियर पावर वाला इस्लामिक मुल्क है, जिसे अपने न्यूक्लियर पावर होने पर बेहद गुरूर है, उस पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला उनका साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान यानी AQ खान, जिन्हें पाकिस्तान अपना नेशनल हीरो मानता है, जिन्हें पाकिस्तान में फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, मोहसिने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का रक्षक कहा जाता है, उसी रक्षक ने अपने मुल्क का सबसे बड़ा सीक्रेट यानी न्यूक्लियर सीक्रेट ईरान को चोरी छिपे बेच दिया। सिर्फ ईरान को ही नहीं, AQ खान ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्निक लीबिया और नॉर्थ कोरिया को भी बेची थी। मोहसिने पाकिस्तान AQ खान का ये कारनामा इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु काला बाजार यानी न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट माना जाता है और अपने मुल्क का सबसे बड़ा सीक्रेट उन्होंने बेचा था सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। कहानी यह कि 1980 और 90 के दशक में AQ खान का एक पूरा नेटवर्क चलता था। ईरान और AQ खान के बीच पहली बड़ी बैठक 1987 में दुबई में हुई थी। ईरान उस समय इराक के साथ युद्ध लड़ रहा था। युद्ध में इराक ने जिस तरह के केमिकल वेपन्स और मिसाइलें इस्तेमाल की थी, उससे ईरान को लगने लगा था कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर की जरूरत है। AQ खान ने ईरान को एनरिचमेंट टेक्निक देने का वादा किया। AQ खान ने ईरान को पाकिस्तान के पुराने P1 सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स और डायग्राम्स पहुंचाए। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जो यूरेनियम को इतना एनरिच कर देती है कि न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। सिर्फ कागज ही नहीं, AQ खान के नेटवर्क ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स भी भेजे। ये पार्ट्स सीधे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई, मलेशिया और यूरोप की फर्जी कंपनियों के जरिए भेजे जाते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। AQ खान ने ईरान को उन विदेशी सप्लायर्स की लिस्ट भी दी जो न्यूक्लियर मटेरियल बनाने के लिए जरूरी हाईटेक मशीनें बेचते थे। इससे ईरान को
इंटरनेशनल सैंक्शंस होने के बाद भी दुनिया भर से सामान खरीदने में आसानी हुई। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। तो 2003 में जब लीबिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ा, तब उसने इंटरनेशनल एजेंसी IAEA को AQ खान के नेटवर्क के बारे में बताया। इसके बाद पता चला कि AQ खान ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि लीबिया और नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर टेक्निक बेची थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान की सरकार को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने AQ खान के साथ क्या किया? जब 2004 में AQ खान के इंटरनेशनल न्यूक्लियर नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ तो पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। अमेरिका का भारी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े नेशनल हीरो के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। 4 फरवरी 2004 को AQ खान को पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन PTV पर लाया गया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने सरकार की जानकारी के बिना अपनी मर्जी से न्यूक्लियर टेक्निक ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया को बेची थी। कमाल की बात तो ये है कि देश के साथ गद्दारी का इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी तब की पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने AQ खान को फौरन ऑफिशियली माफ कर दिया ताकि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट या अमेरिका के हवाले ना करना पड़े। लेकिन अपनी आवाम को दिखाने के लिए AQ खान को घर में नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वो कई साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सके और उन पर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को AQ खान से सीधी पूछताछ करने की भी परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान का तर्क ये था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार को ये डर था कि AQ खान कहीं ये न कह दें कि इस काम में उनकी आर्मी भी शामिल थी। हालांकि AQ खान ने बाद में कई इंटरव्यूज में ये दावा किया कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की कि आर्मी और सरकार के टॉप ऑफिशियल्स को इन सौदों के बारे में पता था और ये सब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए किया गया था। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद पाकिस्तान की आम जनता AQ खान को हमेशा फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब मानती रही। 2021 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें पूरी इज्जत और स्टेट ऑनर के साथ सुपुर्द खाक किया गया, जिसमें पाकिस्तान सरकार के बड़े मंत्री भी शामिल हुए। अब आप सोचिए कि देश के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा मिला था। और अगर हम बात ईरान की करें तो ईरान के नजरिए से देखें तो AQ खान की मदद ने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 10 से 20 साल तक आगे बढ़ा दिया था। सोचिए, आज ईरान उसी न्यूक्लियर ताकत का दम दिखाना चाहता है जिसकी नींव कभी अमेरिका ने रखी थी। इजराइल उसी सिस्टम को मिटाने में लगा है जिसे कभी उसने खुद मजबूत किया था। जो पाकिस्तान आज पीस मेकर बनकर मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, खुद को शांति का दूत बता रहा है, कभी उसी की धरती से न्यूक्लियर सीक्रेट्स का सबसे बड़ा काला बाजार चला था। यानी किरदार वही है लेकिन भूमिकाएं बदल चुकी हैं। जो कभी दोस्त थे आज एक दूसरे के दुश्मन हैं और जो फैसले कभी सुरक्षा के लिए लिए गए थे वही आज सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये जंग है गलत फैसलों की विरासत की। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आप इतिहास नहीं बनाते, इतिहास आपको बना देता है या फिर मिटा देता है। और जब इतिहास पलटकर जवाब देता है तो सुपर पावर भी अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। तो अगली बार जब ये टकराव आपको सुर्खियों में दिखे तो उसे सिर्फ आज की खबर समझने की भूल मत करिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। ये तो बस उस खेल का अंजाम है जो दशकों पहले खेला गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।